मेथड ऑफ प्रिपरेशन कर रहे हैं हाइड्रोजन की, तो कैसे कैसे बनाते हैं आपको रिएक्शन पता होना चाहिए, प्रोसेस पता होना चाहिए, ठीक है। बहुत ऐसा डिटेलिंग नहीं जानना है, बट मेथड पता होना चाहिए। जैसे लैब की बात करो, अगर लैब मेथड पूछा जाए तो लैब में क्या करते हैं, डस्टी सा जिंक होता है, जिंक डस्ट होती है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो ये ग्रे कलर की होती है। जिंक डस्ट ले लिया आपने और डाइल्यूट H2SO4 ले लिया, ठीक है। एक टेस्ट ट्यूब ले लो, उसमें जिंक डस्ट ले लो, और उसमें आप थोड़ा सा ऐड कर दो डाइल्यूट H2SO4, ठीक है। अब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं और बनाते हैं हाइड्रोजन गैस, और ZnSO4 अलग हो जाता है। ऐसा हुआ क्यों, हम पढ़ चुके हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, 10th में पढ़ा है ना। एक्टिविटी सीरीज में जिंक जो होता है वो ज़्यादा एक्टिव है इन कंपैरिजन टू हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है। क्लियर। हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है अगर इस टेस्ट ट्यूब में ये अपनी जिंक डस्ट है, ग्रे कलर तो कोई है नहीं यहाँ पे, कोई कलर ही नहीं है ग्रे, ये जिंक डस्ट है। यहाँ पे हमने डाइल्यूट H2SO4 डाला, तो यहाँ पे हाइड्रोजन के बबल्स मिलते हैं। और अगर इसके टेस्ट ट्यूब के यहाँ पे आप अपना थंब रख दो, ठीक है, इसको बंद कर दो, ठीक। बंद करने के बाद जैसे आपने इसको बंद कर दिया और किसी से आप बोलो कि मैच स्टिक ले आओ, है ना, उसको, हाँ, उसको जलाओ, और फिर उसके बाद थंब को हल्का सा, जब वो जल रहा है आपका, तो यहाँ पे पास में ले आओ मैच स्टिक जलती हुई, ठीक है। तो होता क्या है कि आपको जैसे ही आप हल्का सा थंब अपना उठाओगे ना, तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। पहले आप थोड़ी देर तक दबा के रखो उसको प्रेस करके, तो जैसे ही आप इसको उठाओगे वैसे क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी और आप मैच स्टिक लेके आते हो, तो ये एक अलग सा साउंड प्रोड्यूस करती है हाइड्रोजन गैस, जिसको हम बोलते हैं पॉप साउंड, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस को पहचानना है तो इसके लिए स्पेसिफिक ये हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, पॉप साउंड वाला। तो मैच स्टिक बर्निंग ले आओगे तो पॉप साउंड के साथ वो मैच स्टिक क्या होगा, आपका जलना बंद हो जाएगा और एक साउंड प्रोड्यूस होगा जिसको हम बोलते हैं पॉप साउंड। क्लियर है बात, ठीक है। इसको अगर हम लोग घर में करना चाहें तो पहले एक आता था, पहले के ज़माने में, जैसे अभी तो टॉयलेट क्लीन वगैरह करने के लिए हार्पिक वगैरह यूज़ करते हैं ना, है ना, तो उसमें भी एसिड होता है। लेकिन पहले एक ओरिजिनल सा बोलते थे तेजाब है ना, येलो से येलोइश से कलर का होता था, ठीक है। या अगर आप वो देखो, तेजाब जो होता है H2SO4 होता है, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है। तो अगर आप हैं, हाँ, ये ये जो टॉयलेट क्लीन करने के लिए लोग लाते हैं वो तो बड़ा स्ट्रांग होता है ना, क्योंकि हमने देखा है कि अगर आप इसको टाइल्स वगैरह पे यूज़ कर दो ना, तो उसकी पॉलिश वगैरह चली जाती है, बिल्कुल ख़राब हो जाता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड होता है। अगर ये घर पे किसी के है तो ये एक्सपेरिमेंट लैब में आप नहीं भी जा रहे हो तो भी करके देख सकते हो कि अपने सबके घर में एल्यूमिनियम फॉयल तो होता ही है ना, तो एल्युमिनियम फॉयल के ऐसे क्या करते हैं, छोटे छोटे गोलू बना लो, है ना, छोटी छोटी एकदम बॉल्स जैसी बना लो, थोड़ा थोड़ा एल्युमिनियम फॉयल आपने टीयर किया और उसके बॉल्स बना लिए। कोई टेस्ट ट्यूब ले लिया, अब टेस्ट ट्यूब तो हमारे पास घर पे होती नहीं है, कांच का ग्लास ले लिया कोई पुराना जो भी हो, जो यूज़ नहीं करते, उसमें आपने ये बॉल्स डाल दिए एल्युमिनियम के, और इसमें आप ये तेज़ाब डाल दो थोड़ा सा,
ठीक है, तो अब यहाँ से जो गैस निकलेगी वो होगी हाइड्रोजन गैस। ठीक है, और यहाँ पे अगर आपके पास कोई लिड हो, अब यहाँ पे हाथ नहीं लगाएंगे, यहाँ पे अगर आपके पास कोई लिड हो उसको ढकने का तो लगा दो, और थोड़ा सा लिड को हटा के आप बर्निंग मैच स्टिक लेके जाओ तो पॉप साउंड प्रोड्यूस होगा। हाथ नहीं लगाएंगे। हाँ, पास ले जानी है, मतलब हाइड्रोजन गैस जब उसके कांटेक्ट में आती है तब पॉप साउंड प्रोड्यूस होता है। लिड थोड़ी सी हटानी पड़ेगी। हाथ क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि अगर ये कर रहे हो ना, तेजाब हार्ड होता है, कॉन्सेंट्रेटेड होता है सल्फ्यूरिक एसिड। हाँ, अगर आप घर पे कर भी रहे हो तो ऐसा ये नहीं कि कोई भी मैम बोल देंगी आप खतरों के खिलाड़ी बन जाओ। ठीक, क्लियर है बात? तो ये घर पे भी देख सकते हैं हम लोग ये वाला एक्सपेरिमेंट, और अगर लैब है तो जिंक डस्ट से करके देखते हैं, लैब में तो होती हैं ये चीज़ें। तो ये पहला प्रोसेस था। सेकंड प्रोसेस की अगर हम बात करें तो सेकंड प्रोसेस होता है वाटर की, करवा देते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, तो वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे कराते हैं? अगर प्योर वाटर है तो उसकी इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं हो पाती है, तो उसमें हम लोग थोड़ा सा एसिड ऐड करते हैं। क्या करेंगे? जो भी अपना सेल है, जो सेटअप है, उसमें वाटर ले लिया और उसमें 1 और 2 ड्रॉप H2SO4 डाल दो। ठीक है, और इसको एक सेल में फिल कर दिया, कैथोड और एनोड लगा दिए हमने, सिस्टम बना दिया। ठीक, और सेल के अंदर जो लिक्विड फिल किया जाता है, जिसके जिसके आयंस ब्रेक होते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट में हमें क्या फिल करना है? इलेक्ट्रोलाइट में हमको फिल करना है वाटर प्लस 1 और 2 ड्रॉप ऑफ H2SO4। क्लियर है इतनी बात? अब जब इस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराई जाएगी तो ये जो H2O है ये H2SO4 के साथ मिल करके अब इसमें हो गए आयंस की ब्रेकिंग। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब ही यही होता है। अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब होता है कि आयंस ब्रेक होंगे, लाइसिस का मतलब ब्रेकिंग। ठीक है, और किसके थ्रू हो रहे हैं? ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर है बात इतनी? अब क्या होगा? अगर वाटर है तो इसमें अगर आप देखो तो H प्लस होगा और OH माइनस में ब्रेक होगा, और अगर H2SO4 के ड्रॉप्स हैं तो वो किस में ब्रेक होगा? वो H प्लस और SO4-2 में ब्रेक होगा। अब आपको पता है कि एनोड के पास जो जाता है वो निगेटिव आयन जाता है, मूव करता है, और कैथोड के पास जो मूव करता है वो पॉजिटिव आयन मूव करता है। ठीक है, तो इस सॉल्यूशन में अब कौन कौन से आयंस प्रोड्यूस हो गए? निगेटिव आयन की बात करो तो OH माइनस और SO4-2 हो गए, और पॉजिटिव आयन की बात करो तो यहाँ से भी H प्लस मिल रहा है, यहाँ से भी H प्लस, तो एक ही है। क्लियर है बात इतनी? तो कैथोड पे कौन जाएगा? H प्लस जाएगा, और एनोड पे कौन जाएगा? आपका OH माइनस और SO4-2, दो जाएंगे। ठीक है, अब दोनों में क्या होता है? जब भी कहीं पे भी भीड़ हो जाती है तो एक कंपटीशन होता है हर जगह। जैसे अगर हम बात करें कि कैथोड की बात करो तो कैथोड पे कौन गया? H प्लस गया। ठीक है, दोनों से H प्लस गया, H2SO4 से भी और वाटर से भी, दोनों जगह से H प्लस गया। तो ये H प्लस क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है और हाइड्रोजन गैस बना लेता है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाता है कि हाइड्रोजन गैस वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस से अगर प्रोड्यूस कर रहे हो आप, तो हाइड्रोजन गैस किस पे मिलेगी? तो आप क्या बताओगे? कैथोड पे। क्लियर है इतनी बात? अच्छा, वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस में पूछा जाए कि भाई एनोड पे क्या होगा? एनोड पे तो 2 आयन हैं,
तो दोनों में से कौन सा जाके वहाँ पे डिपॉजिट होगा? अब यहाँ पे कंपटीशन हो गया OH माइनस और SO4-2 में, दोनों में से कौन जाके वहाँ पे डिपॉजिट होगा, मतलब कौन जा करके इलेक्ट्रॉन को देगा। वही इलेक्ट्रॉन देगा, वही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाके पहुँचेंगे कैथोड पे और वो फिर गेन होंगे यहाँ पे। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन ये देगा कौन? तो इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग को देखना पड़ता है एक चीज़ जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्ट नंबर। ठीक है, या इसी के लिए एक और टर्म यूज किया जाता है जिसको बोलते हैं डिस्चार्ज पोटेंशियल। ट्रांसपोर्ट नंबर का मतलब क्या होता है? देखो, ट्रांसपोर्ट नंबर का मतलब, ट्रांसपोर्ट का मतलब तो आप समझते ही हैं, है ना। ट्रांसपोर्ट में क्या आते हैं, सारे व्हीकल्स आते हैं ना, कोई चीज़ को इधर से उधर ले जाने के लिए। तो वैसे ही ट्रांसपोर्ट नंबर यहाँ पे केमिस्ट्री में जो यूज़ किया जाता है उसका मतलब ये होता है कि मान लो दो आयंस हैं, एक SO4-2 है और एक OH माइनस है। मान लो 1 सेकेंड में SO4-2 2 आयंस जाते हैं एनोड पे, और उसी 1 सेकेंड में मान लो कि OH माइनस 1000 आयंस जाते हैं एनोड पे। तो क्या होगा, अगर इन दोनों का कंपटीशन हो तो कौन जीतेगा? 1000 वाला जीत जाएगा, है ना। तो जिसका ट्रांसपोर्ट नंबर ज़्यादा होता है उसके कंपैरिजन में जिसका ट्रांसपोर्ट नंबर कम है वो तो दिखेगा ही नहीं वहाँ पे। भाई कोई जब तक 2 जा रहा है तब तक दूसरा कितना चला जा रहा है? तब तक दूसरा कितना चला गया? 1000। हाँ, तो बहुत क्लोज भी जब हो जाता है ना तो भी देखो, जैसे रिएक्शंस होती है, केमिकल रिएक्शन होती है ना, तो केमिकल रिएक्शन में कई बार ऐसा होता है कि एक ही रिएक्शन में 3 प्रोडक्ट बन रहे हैं। ठीक है, मान लो कि कोई 100 ग्राम बन रहा है और कोई 100 मिलीग्राम बन रहा है, तो जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो कौन सा होगा? 100 ग्राम लिया जाएगा ना। किसी का अगर बहुत कम अमाउंट है तो उसको नेग्लेक्ट भी किया जाता है। इतनी बात समझ आती है? तो इसका ट्रांसपोर्ट नंबर बहुत कम होता है और इसका ट्रांसपोर्ट नंबर ज़्यादा होता है। या डिस्चार्ज पोटेंशियल की अगर बात करें तो डिस्चार्ज पोटेंशियल जो होता है वो इसका ज़्यादा होता है, SO4-2 का। मतलब इसको वहाँ पे डिपॉजिट होने के लिए, उसको वहाँ पे डिस्चार्ज होने के लिए पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा लगेगी। डिस्चार्ज पोटेंशियल हाई होता है इन कंपैरिजन टू OH माइनस आयन। तो होता क्या है कि OH माइनस आयन डिपॉजिट हो जाता है वहाँ पे जा करके एनोड पे, और ये जो OH माइनस है ये क्या क्या बनाएगा? ये OH माइनस आपका, OH माइनस आयन को अगर देखो तो इसके ऊपर माइनस का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये OH बना लेता है और 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देता है। अगर इसी तरीके से आप 4OH माइनस ले लो तो यहाँ पे ये कंप्लीटली बना लेता है 2H2 और ऑक्सीजन। तो आपसे पूछा जाता है कि ऑन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिक वाटर which gas is produced at एनोड एंड एट कैथोड। तो आप क्या बताएंगे? एनोड पे ऑक्सीजन और कैथोड पे कौन सी मिलती है? हाइड्रोजन। क्लियर है बात? SO4-2 क्यों नहीं गया? क्योंकि उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या होता है? हाई होता है OH माइनस के कंपैरिजन में। OH माइनस का कम होता है तो OH माइनस जा करके डिस्चार्ज हो जाता है। ट्रांसपोर्ट नंबर के टर्म्स में अगर बोलेंगे तो OH माइनस का ट्रांसपोर्ट नंबर ज़्यादा होगा और SO4-2 का कम होगा।
क्लियर है बात? फिर उसके बाद और मेथड्स की अगर हम लोग बात करें तो इसमें एक मेथड होता है हाइड्रोलिथ से प्रिपेयर करते हैं। हाइड्रोलिथ एक कंपाउंड होता है जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्राइड। फॉर्मूला होता है CaH2। इससे बनाते हैं हम लोग हाइड्रोजन। कैसे? CaH2 की रिएक्शन करवा देते हैं वाटर से और इसमें कैटलिस्ट लेते हैं Fe2O3 या Cr2O3। आयरन का ऑक्साइड या क्रोमियम का ऑक्साइड ले लो, हाइड्रोलिथ को वाटर से ट्रीट कर दो तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। क्लियर है? प्रोसेस बहुत सारे हैं, कुछ इम्पोर्टेंट हम लोग याद रखते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि हमें बेस से प्रिपेयर करना है तो जिंक ले लो, एल्युमिनियम ले लो, टिन ले लो, लेड ले लो, सिलिकॉन ले लो। इन सब की रिएक्शन करवा दो आप NaOH से। सबकी रिएक्शन किससे करवा दो? NaOH से। सबकी रिएक्शन NaOH से करवा दोगे तो ये जैसे जिंक है ना, तो ये एक कंपाउंड बनाता है Na2ZnO2 और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। इसको हम बोलते हैं सोडियम जिंकेट। एल्यूमिनियम की अगर रिएक्शन कराओगी तो ये बनाता है NaAlO2। इसको बोलते हैं सोडियम एल्यूमिनेट। और हाइड्रोजन गैस। ऐसे ही टिन के साथ सोडियम स्टेनेट, लेड के साथ सोडियम प्लम्बेट और सिलिकॉन के साथ सोडियम सिलिकेट। ये क्या बनाएगा? सोडियम स्टेनेट प्लस हाइड्रोजन निकलेगी, ये बनाएगा सोडियम प्लम्बेट। सबके नाम में 8 आएगा। ये क्या बनाएगा? सोडियम सिलिकेट और हाइड्रोजन गैस रिलीज। क्लियर है बात? हाँ, यानी कि मेटल्स को यूज करके अगर एसिड से रिएक्शन करा रहे हो तो भी बन जा रहा है। सारे मेटल्स नहीं, लेकिन हाइड्रोजन के ऊपर जो मेटल्स आएंगे वह एसिड से रिएक्ट करके बना लेते हैं हाइड्रोजन गैस। और अगर बेस को यूज़ करना है तो वो जिंकेट, प्लम्बेट, सिलिकेट ये बनता है और उसके साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। अब कुछ और प्रोसेसेस हैं, जैसे अगर हम लोग बात करें नेचुरल गैस की, तो नेचुरल गैस में आता है आपका मीथेन। नेचुरल गैस से हमें बनाना है मीथेन से। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। इससे अगर हमें बनाना है तो क्या करते हैं? CH4 की रिएक्शन कराते हैं वाटर से, निकिल और क्रोमियम दोनों में से कोई भी ले लो इसकी प्रेजेंस में, तो ये बनता है CO प्लस H2 का मिक्सचर। CO और H2 का जो मिक्सचर होता है, इस मिक्सचर को हम बोलते हैं वाटर गैस। और इस वाटर गैस से फिर हाइड्रोजन गैस को सेपरेट कर लिया जाता है। क्लियर है बात? हाँ, नहीं इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं, दूसरे मेथड्स लगाते हैं। अब इनकी डिटेलिंग यहाँ पे नहीं कर रहे हम लोग, पर इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं है, ठीक है। उसके बाद एक प्रोसेस होता है लेंस प्रोसेस। एक लैब मेथड इंपॉर्टेंट है और एक ये इंपॉर्टेंट है, लेंस प्रोसेस। लेंस प्रोसेस में क्या होता है? देखो, इस प्रोसेस की अगर बात करें तो इसमें आयरन की स्टीम से रिएक्शन करवा, आयरन का स्टीम से रिएक्शन करवाते हैं।
तो यहाँ पे बन जाता है Fe3O4। ये 10th में भी आपने रिएक्शन पढ़ा होगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। Fe3O4 प्लस 4H2 बन जाता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ठीक है, क्लियर है बात? उसके बाद अगर हम बात करें तो एक मेथड है जिसको हम बोलते हैं बॉश मेथड। इसमें क्या होता है, इसमें CO2 गैस ली जाती है और वाटर मतलब स्टीम लिया जाता है। ठीक है, वाटर के साथ अगर गैसियस लिखा हुआ मतलब स्टीम की बात कर रहे हैं। इसको ट्रीट करते हैं हम लोग, कुछ क्रोमेट होते हैं, ठीक है, उनकी प्रेजेंस में अगर हम लोग इसको ट्रीट कर देते हैं, आयरन क्रोमेट ले लो और फिर CrO4 ले लो, इसकी प्रेजेंस में अगर हम इसको ट्रीट कर देते हैं, ये कैटलिस्ट की तरह काम करता है। तो ये भी बना लेता है CO2, ये CO2 नहीं होगा, CO होगा, दोनों एक ही चीज़ थोड़ी बनेगी। यहाँ पे CO और H2 का H2O का मिक्सचर लेंगे तो CO2 प्लस H2 बन जाएगा। अब ये हाइड्रोजन गैस को अलग कर लिया जाएगा यहाँ से। इसको बोलते हैं हम लोग बॉश मेथड। क्लियर है इतनी बात? क्रोमेट ये CrO4 माइनस आयन होता है, जैसे K2CrO4, ये पोटेशियम क्रोमेट है। ठीक है, क्रोमेट आयन होता है CrO4 -2। तो यहाँ पे आयरन क्रोमेट यूज किया जाता है। ये थे आपके मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब इसमें से आप देख लीजिएगा, जो भी NCERT में दिए होंगे वो ज़रूर आपको करने हैं। अगर NCERT के अलावा कुछ हो गया तो उसको आप छोड़ भी सकते हैं। बाकी क्या होता है कि जितने भी रिएक्शन इसमें हैं वो काम आते हैं, कहीं ना कहीं वो आ ही जाएंगे, तो यहीं पे कर लो तो भी ठीक है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर हाइड्रोजन की बात की जाए तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है इसका क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर अभी जो गैसेस स्टेट हम पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर इसकी बात करें तो क्रिटिकल टेम्परेचर होता क्या है, देखो इस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर होता है -236.9 डिग्री सेंटीग्रेड। माइनस में देखो टेम्परेचर कितना कम है, -236.9, इसका मतलब क्या होगा, बहुत ही लो टेम्परेचर है, देख पा रहे हो। अब क्रिटिकल टेम्परेचर होता क्या है, देखो क्रिटिकल टेम्परेचर का मतलब होता है, अलग से बता देते हैं। देखो कोई भी आपने गैस ले ली, ठीक है, उसको आप लिक्विड बनाना चाहते हो। गैस को क्या बनाना चाहते हो, लिक्विड। तो इसका मतलब क्या है कि गैस को अगर लिक्विड बनाना है तो गैस के एटम्स तो मॉलिक्यूल्स तो बहुत दूर दूर होते हैं, तो आपको क्या करना है, बहुत पास पास लाना है इनको, तभी तो ये लिक्विड बनेगा। तो अब मॉलिक्यूल्स को अगर पास पास लाना है, पहले बहुत दूर दूर है, गैस है वो, अब उसको आपको लिक्विड बनाना है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं लिक्विफिकेशन। अब ये लिक्विफिकेशन जो होता है ये दो तरीके से कर सकते हैं हम, तीन तरीके से बेसिकली। एक पहला प्रोसेस होता है आप हाई प्रेशर लगा दो, प्रेशर खूब ज़्यादा इसके ऊपर अप्लाई कर दो तो मॉलिक्यूल्स अपने आप पास आ जाएंगे, और पास आने के बाद धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आएगा कि गैस से वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा क्या होता है कि बहुत टेम्परेचर को डाउन कर दो, टेम्परेचर लो कर दो। कभी भी जब आप टेम्परेचर लो करते हो ना, तो आपको पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है मॉलिक्यूल्स की, वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है।
ठीक है। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर उस सिस्टम का डाउन करोगे, मान लो किसी बीकर में कोई गैस भरी हुई है या किसी सिलेंडर में भरी हुई है, आप उसके टेम्परेचर को डाउन करते जाओ तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी अपने आप कम होती जाएगी। जैसे मान लो कोई 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है कोई मॉलिक्यूल, और आप उसका टेम्परेचर लो करते जा रहे हो। अब उसकी स्पीड हो गई 2 किलोमीटर पर आवर, फिर मीटर में आ गई, फिर डेसीमीटर में आ गई, बहुत छोटी होती गई। तो जब बहुत कम होती जाएगी स्पीड, तो धीरे धीरे क्या होगा, मूवमेंट कम होता जाएगा, और कम होगा तो धीरे धीरे वो पास आ जाएंगे और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो एक तरीका होता है हाई प्रेशर लगा करके, एक तरीका होता है टेम्परेचर को डाउन करके, और तीसरा तरीका होता है जिसको यूज़ किया जाता है इन जनरली, दोनों का कॉम्बिनेशन, हाई प्रेशर भी करो और टेम्परेचर को भी लो करो। कितनी बात समझ आती है? ठीक है। अब तो जब हमें पता है कि ये तरीका है, तो लिक्विफिकेशन में एक टर्म यूज़ किया जाता है जिसको हम लोग अभी पढ़ेंगे, स्टेट्स ऑफ मैटर का लास्ट टॉपिक होता है क्रिटिकल टेम्परेचर। अब ये क्रिटिकल वर्ड क्यों यूज़ कर दिया गया, देखो। जैसे मान लो सपोज कोई ये एक्स गैस है, ठीक, इसका प्रेशर है 1 atm, ठीक। अब ये गैस है, हमने इसके ऊपर मान लो 100 atm का प्रेशर लगा दिया, ठीक है। 1 atm प्रेशर था, अब इसको हमने 100 atm कर दिया। देखा अभी भी ये गैस है, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हुई, और इसका टेम्परेचर मान लो है, सपोज मान लो है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक। तो 100 atm का प्रेशर लगाया, अभी भी ये लिक्विफाई नहीं हुई। अब हमने क्या किया, अब इस गैस का टेम्परेचर कम किया, 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक कर दिया, ठीक है। धीरे धीरे करके कम करेंगे, एकदम से नहीं। अब 100 atm का प्रेशर लगा रहे हैं, अभी भी ये गैस है, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हुई। फिर हमने क्या किया, इस पर 1000 atm का प्रेशर लगा दिया, ठीक। और यहाँ पे टेम्परेचर को डाउन किया और देखा कि अब टेम्परेचर को हम 9 डिग्री सेंटीग्रेड मान लो कर देते हैं, ठीक। अभी भी ये गैस है। अब क्या किया अगले स्टेप में कि ये तो 1000 atm ही रखा और इसको कर दिया 8 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे ही इसको 8 पे लाए, हमने देखा ये लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। प्रेशर बहुत हाई लगाया था ना, ठीक। और यहाँ पे जब तक हम 9 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रख रहे थे, तो हमने ये भी करके देखा कि इसको 2000 atm कर दो, इसको 3000 atm कर दो। मतलब प्रेशर कितना भी बढ़ाते जाओ, ये 9 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो ही नहीं रही है, ठीक है। और जैसे ही टेम्परेचर 1 डिग्री और कम किया, 8 डिग्री सेंटीग्रेड किया, तो 1000 atm पे ही ये कन्वर्ट हो गई लिक्विड में, ठीक है। तो मतलब किसी भी गैस के लिए एक टेम्परेचर ऐसा होता है जिस पे आप हाई प्रेशर लगा करके उसको लिक्विफाई कर सकते हो। लेकिन अगर उस टेम्परेचर से ऊपर का टेम्परेचर है, जैसे इस गैस के लिए एक्स, ये जो गैस है इसके लिए हमने सपोज किया कि 8 डिग्री सेंटीग्रेड है, 8 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर अबव टेम्परेचर था, 9 था, 10 था या इससे ज़्यादा था, तो 8 से अबव पे इसके ऊपर प्रेशर कितना भी बढ़ाते जाओ, ये लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होती। तो इस गैस के लिए ये जो 8 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये क्या हो गया, क्रिटिकल टेम्परेचर। बात क्लियर हुई? मतलब किसी भी गैस के लिए कोई ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर टेम्परेचर पे उस गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते हैं, कितना भी हाई प्रेशर लगा लीजिए। और जैसे ही उस टेम्परेचर पे लाते हो या उससे बिलो टेम्परेचर पे लाते हो, उसको आप प्रेशर लगा के लिक्विफाई कर सकते हो। दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। क्लियर है बात? ठीक है। तो क्रिटिकल टेम्परेचर क्या कहा जाता है कि टेम्परेचर ऑफ गैस above which gas cannot be liquefied by applying high and high pressure। कितना भी हाई प्रेशर लगा लो, वो लिक्विफाइड नहीं होगी। और क्रिटिकल टेम्परेचर पे उसको ले आओ, मतलब उतना लो कर दो टेम्परेचर, तो लिक्विफाई हो जाएगी। ठीक है।
ये तो एक एग्जाम्पल लिया था हमने, सपोज किया था, है ना। ऐसा नहीं, ये सबके लिए अलग अलग होता है और ये टेम्परेचर अलग अलग। ठीक है, अब पॉइंट क्या समझाना चाह रहे थे? पॉइंट ये समझाना चाह रहे थे कि हाइड्रोजन का क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत लो होता है, -236.9 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इतना कम टेम्परेचर पे ले जाना किसी चीज़ को, ये टफ होता है। ठीक है, देखो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही आइस जम जाता है, फिर और कम ले जाओ और कम ले जाओ, तो इतना लो टेम्परेचर क्रिएट करना थोड़ा टफ होता है। कर सकते हैं बट टफ होता है, इसीलिए लिक्विफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन इज टफ। क्लियर है बात? टाइम बता दीजिए मेरे को। 42 हो गया। अच्छा, 2 मिनट और फिर छोड़ देते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि हाइड्रोजन गैस को अगर करना है आपको एड्सॉर्ब, ठीक है, कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें हाइड्रोजन गैस को एड्सॉर्ब किया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, पीटी हो गया, निकिल हो गया, पीडी हो गया, ये सब मेटल्स यूज़ किए जाते हैं। अब ये मेटल्स क्यों यूज़ किए जाते हैं? क्योंकि इनका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनको फाइन पार्टिकल्स में ब्रेक किया जा सकता है। किसी भी चीज़ को, जैसे मान लो कि सपोज आपके पास कोई सब्सटेंस ऐसे सॉलिड है ना, ठीक, अब इसको आप किसी मिक्सर ग्राइंडर से क्रश कर दो, है ना। अब वो लोग घर वाले मिक्सर आयरन का पीस लिया है और घर वाले किचन वाले मिक्सी से क्रश नहीं करेंगे। मेटलर्जी जब किया जाता है जिसमें ओर को क्रश करते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, उसमें क्रश करने के लिए हम लोग अच्छे अच्छे मिक्सर ग्राइंडर यूज़ करते हैं जिसमें मेटल्स को क्रश किया जाता है। तो अगर आप क्रश कर दोगे ना, तो क्रश करने से सरफेस एरिया बढ़ जाता है। ठीक है, तो सरफेस एरिया जब बढ़ता है तो एड्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन होता क्या है, छोटा सा समझ लो। मालूम है आपको एब्जॉर्प्शन और एड्जॉर्प्शन क्या होता है? एब्जॉर्प्शन एंड एड्जॉर्प्शन, बी और डी का अंतर है। ठीक है, देखो एब्जॉर्प्शन क्या है। मान लो आप कोई सब्सटेंस लेते हो, ठीक है, और उसके ऊपर किसी चीज़ को आप फॉल कराते हो, ठीक, और ये जो फॉल करा रहे हो आप, ये सपोज मान लो कि ये ब्लू कलर की चीज़ है कोई, ठीक है, और आप इस पे डालते हो और आप देखते हो कि आफ्टर सम टाइम ये जो ब्लू कलर की चीज़ है इसके अंदर तक चली गई पूरी। ठीक है, पार्टिकल्स जो है इसके अंदर तक चले गए, तो इसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। और एड्जॉर्प्शन क्या होता है? देखो, एड्जॉर्प्शन होता है सरफेस पे, सरफेस फिनोमेना है। मान लो आपने ये ब्लू कलर की या किसी और कलर का कोई भी सब्सटेंस है, कलर तो मैं सब्सटेंस को दिखाने के लिए बता रही, या आपने किसी चीज़ को फॉल कराया, तो आप देखते हो थोड़े टाइम बाद कि ये इसके सरफेस पे आके अटैच होता है, अंदर नहीं जाता। ठीक है, सरफेस पे जाकर के चिपक जाता है, अटैच हो जाता है, तो इसको बोलते हैं हम एडजॉर्प्शन। तो ये जो हाइड्रोजन गैस होती है ये इन मेटल्स पे अच्छे तरीके से एड्जॉर्ब हो जाती है और बहुत सारे प्रोसेस में यूज़ किया जाता है इसको। ठीक है, क्लियर है बात? चलिए आज की क्लास ऑफ करते हैं। हाँ, एब्जॉर्प्शन इज अ बल्क फिनोमिनन एंड एड्जॉर्प्शन इज अ सरफेस फिनोमिनन। जैसे आपने वो देखा है, कभी वो देखा है, क्या बोलते हैं उसको, स्पॉन्ज देखा है, क्लीनिंग वगैरह के लिए लाते हैं हम लोग। अगर आप उसको इंक में डिप कर दो, ठीक है, तो इंक में अगर आप डिप करोगे तो आप देखोगे, क्योंकि उसमें पोर्स होते हैं स्पॉन्ज में,
ठीक है, तो पोर्स के अंदर अंदर तक चला जाता है, देखा है कभी? ठीक है। और अगर आप स्कूल में अगर चौक यूज किया जाता है, अब तो स्मार्ट बोर्ड हो गए हर जगह, वाइट चौक ले लो आप, ठीक है, और उसको ब्लू इंक में डालो और डाल के फटाफट से निकाल लो, ठीक है। थोड़ी देर रख दोगे तो क्रश हो जाएगी। अगर ब्लू इंक में डालो तो आप क्या देखते हो, वाइट चौक के ऊपर ऊपर पूरा ब्लू हो जाता है, क्योंकि जब आप उसको ब्रेक करोगे ना, तो ब्रेक जब करोगे आप, तो क्या देखोगे, चौक आपको ऐसा दिखेगा, इस तरीके का कुछ, कि सरफेस आपका पूरा ब्लू हो गया है। मतलब अगर आप चौक को बीच से देख रहे हो ऐसे, तो ये पोर्शन आपका पूरा ब्लू दिखेगा, ऊपर का पूरा ब्लू दिखेगा, और अंदर चौक कैसा दिखेगा, ये पोर्शन आपका वाइट, ठीक है। इसका मतलब ऊपर के सरफेस पे ही ये ब्लू एक गई है, तो इसका मतलब क्या हुआ है, एडजॉर्प्शन। क्लियर हो गई बात? चलो बच्चा पार्टी, बाय बाय बाय। कौन सा एक्सपेरिमेंट है? नहीं नहीं नहीं, गरम नहीं करना है, ऐसे ही हो जाएगा।